उस चिड़िया की शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक संतान की खुशी उसे नसीब नहीं हुई थी। अपनी सोनी गोद की वजह से वो बहुत दुखी थी और अब तो उसके पति का रवैया भी उसके साथ बहुत रूखा सा था। उस चिड़िया का पति जिस दफ्तर में काम करता था, उसी दफ्तर में एक चिड़िया भी काम करती थी। चिड़िया का पति उस चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अब चिड़िया का पति घर में बहुत कम समय के लिए आता। फिर एक दिन चिड़िया को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चल जाता है। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, उसका मन टूट चुका था। अब मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। एक ना एक दिन मेरा पति खुद ही मुझे अपने इस घर से निकाल देगा। मुझे अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। फिर चिड़िया बहुत मुश्किल फैसला करके अपनी माँ के पास दूसरे जंगल चली जाती है। उसकी माँ भी बहुत कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी और अब तो वो बहुत बीमार भी रहती थी। बेटी, तुम इतनी अचानक से यहाँ कैसे? अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख वो भी कुछ कुछ तो समझ चुकी थी। फिर चिड़िया अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मेरे संतान नहीं हुई, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। माँ, मेरे पति ने मुझे अकेला कर दिया। माँ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। वो दोनों माँ बेटी सारी रात रोती रहती हैं। फिर अगले दिन उस चिड़िया की माँ अपनी बेटी को हौसला देती है। मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हें और रोने नहीं दूंगी। मेरी बेटी, हमारे जो भाग्य में होता है वही होता है, और जो हमारे हक में बेहतर होता है भगवान वही हमारे साथ करता है। बेटी, तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता था। अगर करता होता तो कभी दूसरी शादी ना करता। मेरी बेटी, अब अगर तुम रोई तो मैं भी अपनी हिम्मत छोड़ दूंगी। नहीं माँ, आप अपनी हिम्मत ना छोड़ना, मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मुझे चक्कर सा आया है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बेटी तू बैठ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। फिर बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। बुलबुल बेटा, कैसी हालत में? माँ जी, आपको नहीं पता, आपकी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर उन दोनों माँ बेटी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। फिर बुलबुल चली जाती है। माँ, ये मैं कैसे दो राहे पर आ गई हूँ। यहाँ से मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही आगे। बेटी, ये तो भगवान ने तुम्हें जीने का सहारा दिया है। बेटी, मैंने कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बैठे रहना है। आज हूँ, कल नहीं होंगी। माँ, प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी माँ के गले लग जाती है। होने को कौन रोक सकता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया की माँ की मृत्यु हो जाती है। चिड़िया तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बहुत सदमे में थी, लेकिन उसे उस सदमे से बाहर निकलना था। अपने बच्चे के लिए खुद में हिम्मत पैदा करनी थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम शुरू कर देती है और फिर एक दिन वो एक अंडा देती है। उस समय उसके अंडे को उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अपना पेट और अपने आने वाले बच्चे के लिए वो घर में नहीं बैठ सकती थी। वो सारा दिन पक्षियों के घरों में काम करती और रात को अपने अंडे पर बैठी रहती। और फिर ऐसे ही एक दिन उसके अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीने का सहारा आ गया है। अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे।
ऐसे ही एक रात चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर में सो रही थी कि उसके घर के पास आग लग जाती है। देखते ही देखते आग फैलने लगती है। आग ने बहुत से पक्षियों के घरों को लपेट में ले लिया था। चिड़िया चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलो, देखो सबके घर जल गए हैं, तुम्हारा घर भी आग की लपेट में आ गया है। कबूतर की आवाज से चिड़िया की आंख खुल जाती है। ये क्या, आग तो दरवाजे तक आ गई है। मैं अपने बच्चे को बाहर कैसे लेकर जाऊं? लेकिन मुझे जाना होगा, अपने बच्चे को बचाना होगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे को उठाकर घर के दरवाजे से निकलने लगती है। उसने अपने बच्चे को अपने साथ लगाया हुआ था। वो जैसे ही बाहर निकलने लगती है, एक जलती हुई लकड़ी आकर चिड़िया के मुंह पर गिरती है और चिड़िया का एक तरफ का चेहरा बुरी तरह जल जाता है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाती है। उस दुर्घटना को कुछ दिन गुजर गए थे। सब पक्षियों की तरह चिड़िया ने भी अपना नया घर तो बना लिया था, लेकिन उसका चेहरा एक तरफ से जलने की वजह से बहुत खराब हो गया था। लेकिन चिड़िया को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। अब चिड़िया का बेटा बड़ा हो गया था। चिड़िया ने अपने बेटे का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। एक दिन बंटू का दोस्त उससे एक किताब लेने आता है। बंटू, मुझे अपनी मैथ की किताब दे दो, मैं तुम्हें स्कूल वापस कर दूंगा। तुम आओ मेरे साथ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चाय पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तुम्हारी मम्मा का चेहरा बहुत डरावना है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। फिर बंटू का दोस्त बाहर से ही किताब लेकर चला जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बंटू का कोई भी दोस्त उसके घर नहीं आता था, क्योंकि सभी को उसकी मम्मा से डर लगता था। बेटा, तुम्हारा दोस्त आया था, तुम उसे घर के अंदर लेकर आते, मैं तुम्हारे दोस्त को गरम गरम पकोड़े बनाकर खिलाती। पहले कभी मेरा कोई दोस्त आया है जो आ जाएगा? सभी आपके बदसूरत चेहरे से डरते हैं। चिड़िया अपने बेटे के मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। चिड़िया का बेटा पढ़ लिख कर एक दफ्तर में काम करता था और वहाँ अपने साथ काम करने वाली चिड़िया को बिहाकर घर ले आता है। चिड़िया की बहू का रवैया चिड़िया के साथ बहुत बुरा था। आज मैंने अपनी सहेलियों की दावत की है, आप भोजन तैयार कर देना, और हाँ, मेरी सहेलियों के सामने आकर कहीं मुझे बेइज्जत ना करवा देना। अच्छा बेटी, मैं भोजन बना दूंगी। चिड़िया की बहू चिड़िया से घर का सारा काम करवाती, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी सास से प्यार से बात नहीं की थी। फिर शाम को उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। वाह मीनू, भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये भोजन मैंने नहीं, मेरी नौकरानी ने बनाया है। मेरा पति तो मुझे कोई काम करने नहीं देता, बल्कि सारे दिन के लिए उसने मुझे नौकरानी रखवा कर दी हुई है। चिड़िया मीठा देने के लिए अपनी बहू की सहेलियों के पास आती है। बेटी, ये मीठा वही रसोई में रह गया था, मैं ये देने आई थी। मीनू, ये कौन है? कितनी बदसूरत है इसकी शक्ल, मुझे तो इसकी शक्ल देखकर डर लग रहा है। यही मेरी नौकरानी है, मैंने बताया तो था तुम्हें। मीनू, तुम किसी अच्छी सूरत वाली नौकरानी नहीं रख सकती थी? ऐसी बदसूरत पक्षी को कौन अपने घर में रखता है? हम तो भाई जा रही हैं, हमें तो इसकी शक्ल देखकर नफरत आ रही है। इसके पंखों का बना हुआ खाना कैसे हम खा सकती हैं? फिर उसकी सहेलियां चली जाती हैं। चिड़िया का बेटा भी अपने काम से घर वापस आ जाता है। आज आपकी माँ ने मुझे बेइज्जत करवाया है मेरी सहेलियों के सामने, बस आज फैसला होकर रहेगा। अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। अगर आप मुझे अलग घर में रखोगे तो ठीक है, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी वापस। फिर चिड़िया का बेटा अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाता है। चिड़िया को तो तन्हाई डस रही थी, वो तो बिस्तर के साथ लग जाती है।
दूसरी तरफ एक दिन उस चिड़िया के बेटे को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। फिर डॉक्टर उससे कहती है, आपके पति का दिल काम करना बिल्कुल छोड़ चुका है। इसका सिर्फ एक ही हल है, आपके पति का दिल ट्रांसप्लांट करना होगा और आपको जल्दी से दिल का बंदोबस्त करना होगा, वरना आपके पति की जिंदगी को बहुत खतरा है। बहू चिड़िया की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे एहसास होता है, मुझे लगता है ये हमें हमारे पापों की सजा मिली है। मुझे अपनी सासू माँ के पास जाना चाहिए और उनसे अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। फिर बहू चिड़िया अपनी सास के पास आती है। माँ, हमें माफ कर दें, आपको दुख देकर हम कभी सुखी नहीं रहे। फिर वो अपनी सास को सारी बात बताती है। मम्मा चिड़िया तो तड़प कर रह जाती है। वो तुरंत अपनी बहू के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब खत्म हो जाए। आप मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे में डाल दें। फिर डॉक्टर मम्मा चिड़िया की बात मान लेता है। ऑपरेशन के कुछ देर बाद चिड़िया के बेटे को होश आ जाता है। मैं बच गया, ये सब कैसे हो गया? अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ अपनी माँ के दिल की वजह से, जो इस समय आपके सीने में धड़क रहा है। फिर कबूतर भी वहाँ आता है। बंटू, तुम्हारी माँ का मुंह तुम्हें बचाते समय ही जला था। वो खुद तो जल गई थी, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दी थी। चिड़िया का बेटा और बहू जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन गुजरा समय वापस लौटकर नहीं आना था। जंगल में सर्दी का मौसम आने ही वाला था, क्योंकि सब पक्षी जानते थे कि ठंड आने वाली है। इसलिए सब पक्षी ठंड से बचने की तैयारियां कर रहे थे। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया पर इकट्ठे होते हैं और वो आपस में सलाह करते हैं। तोते और कबूतर, अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं ठंड के आने में। अब हमें अपने घरों को ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन चिड़िया, अब क्या करना होगा हमें? हमें सूखा घास लाना होगा, जिसे हम अच्छे से अपने अपने घोंसलों में लगाएंगे। और फिर भोजन भी इकट्ठा करना होगा, जिसे हम ज्यादा सर्दी के दिनों में खा सकें। चिड़िया रानी, मैंने तो सुना है इस दफा ठंड के आते ही हिमपात भी शुरू हो जाएगी, जिस कारण इस दफा ठंड कुछ ज्यादा ही होगी। तो फिर चलो, अब हमारे पास समय बहुत कम है और काम ज्यादा है। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा ही आगे उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए दिख जाते हैं और वो उनके पास रुक जाते हैं। आज कहाँ जा रहे हो पक्षियों, सब इकट्ठे होकर? गोरी, हम ठंड की तैयारी कर रहे हैं। ठंड आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हम अपने घोंसलों को सुरक्षित बना रहे हैं और भोजन भी इकट्ठा कर रहे हैं। तुम सब कोई ना कोई उल्टा ही काम करते रहते हो। अब मौसम बदल गए हैं और अब कहाँ इतनी ठंड पड़ती है। जो तैयारियां कर रहे हो तुम, छोड़ो, रहने दो। तुम सब मेरे साथ चलो। मेरे मैके वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम वो देखने चलते हैं। गोरी, हमें पता तो था तुम कभी भी हमारे साथ नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जाते जाते तुमसे पूछ लेते हैं। तुम ही जाओ और देखो मेला, हमें तो अभी बहुत ज्यादा काम करना है। चिड़िया, तुम ना तो खुद एंजॉय करती हो और ना ही इस तोते और कबूतर को कहीं जाने देती हो। क्या था जो ये भी मेला देख लेते? जी नहीं, हमें नहीं जाना। और फिर ऐसे कहते हुए वो तीनों वहाँ से उठ जाते हैं। चल भी कालू, हम तो चले मेला देखने। करने दो इन पक्षियों को काम, ये तो हर समय काम में ही लगे रहते हैं। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा मेला देखने चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता थोड़ा आगे मैदान की तरफ जाते हैं। तोते, मैं और कबूतर यहाँ सूखा घास इकट्ठा करते हैं और तुम इसे अपने घरों तक पहुँचाओ, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और तोता सूखा घास लेकर वापस घोंसलों की तरफ चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वहाँ से सूखा घास इकट्ठा करते हैं।
वो दोपहर तक सूखा घास इकट्ठा करते हैं। तोते भैया, अब सूखा घास तो काफी इकट्ठा हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ लकड़ियाँ भी जमा कर लेते हैं। अगर ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई तो हमें खुद को गर्म रखने के लिए आग भी जलाना होगी। और फिर वो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर शाम हो जाती है और वो सब लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर शाम के गोरी कव्वी और कालू कौवा भी वापस लौट आते हैं। गोरी, देखो तो सही, सब पक्षियों ने कैसे अपने घरों को सुरक्षित कर लिया है। अगर बर्फ गिरना शुरू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? कालू जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात ही बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। कालू, मेरा शरीर तो अभी से कांप रहा है। कालू, तुम जरा इस शेड में बैठ जाओ ताकि कुछ हवा रुके। मैं तो सर्दी से मर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि पक्षियों की बात मान लेते हैं और हम भी अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं, लेकिन तुमने तो एक ना सुनी। चली गई मेला देखने। अब तो इस ठंड में ही मरना होगा। और फिर तेज हवाओं के साथ आसमान से सफेद सफेद बर्फ की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। गोरी, अब तो बर्फ गिरना शुरू हो गई है। अगर हम ऐसे ही इस टूटे घर में बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। चिड़िया तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हम ऐसा करते हैं, कबूतर की तरफ जाते हैं और आज की रात उसके घर में गुजारते हैं। और फिर वो दोनों कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। मेरे कबूतर भैया, कैसे हो? जरा दरवाजा तो खोलना, कोई बात करनी है मुझे तुमसे। गोरी और कालू, मुझे पता है तुम क्या बात करने आए हो। मैं इस समय आराम कर रहा हूँ। तुमने जो भी बात करनी है सुबह ही करना। अब अगर मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो मेरा घर तो ठंडा हो जाएगा और बाहर बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। गोरी, इस समय अगर कोई हमारी मदद करेगा तो वो सिर्फ रानो चिड़िया ही करेगी। ऐसे इस ठंड में फिरते रहे तो हम मर जाएंगे। अपनी जिद छोड़ दो और हम रानो चिड़िया की तरफ ही चले जाते हैं। कालू, क्या रानो चिड़िया हमें अपने घर में आने देगी? मुझे पूरा विश्वास है, रानो चिड़िया जरूर हमारी मदद करेगी। और फिर वो दोनों पास में ही रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। गोरी, तुम रुको, मैं आवाज देता हूँ रानो को। रानो चिड़िया मेरी बहन, हमें पता है हमने गलत किया जो तुम सबकी बात नहीं मानी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज ही बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। हमारा घर टूटा हुआ है और हवा भी तेज है। कालू, मेरा कुक्कू सो रहा है, जरा आहिस्ता बोलो और बताओ कि अब क्या काम है। प्लीज हमें अपने घर में आने दो, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। इन्हें आ ही लेने देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही मर जाएं ये बेशर्म। और फिर रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोल देती है। गोरी और कालू कौवा चिड़िया के घर में चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और अगर अब तुम हमारी मदद ना करती तो हम तो ठंड से ही मर जाते। गोरी बहन, बस इतना जान लो, हमें हमेशा मेहनत करना होती है और आने वाले समय की चिंता हमें पहले से ही करना होती है। और फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और तोता कबूतर के पास जाता है। आज पहला दिन है बर्फ गिरने का। अच्छा ही हुआ हमने कल ही अपने घरों को सुरक्षित बना लिया, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तोते, मुझे तो ये बर्फ बहुत अच्छी लगती है। कबूतर जी, सबको ही अच्छी लगती है, बस भोजन और घर सुरक्षित हो फिर ही ये बर्फ भी अच्छी लगती है। तोता जी, क्या किसी काम से आए हो तुम? हाँ कबूतर, मैंने सोचा है कि आज शाम को एक छोटी सी पार्टी हो जाए। क्यों ना हम शाम को चिड़िया के घर में ही खिचड़ी बनाएं, बहुत मजा आएगा ऐसी ठंड में गरम गरम खिचड़ी खाने का। तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या रानो चिड़िया को बताया है? मैं पहले तुम्हारे पास ही आया था। चलो हम अब दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। और फिर वो दोनों चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानो, ये गोरी और कालू क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में? आए थे मेरी तरफ भी कल शाम ये बेशरम। मैंने तो इन्हें मुंह नहीं लगाया और फिर रानो की तरफ आगे होंगे। तोते और कबूतर, ये गलत है, मुझे पता है,
लेकिन हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई बुरा हो तो तुम भी उसे बुरे ही बन जाओ, तो फिर उसमें और तुम में फर्क क्या हुआ? बस यही तो पहचान है अच्छाई और बुराई की। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमने रानो चिड़िया से वादा किया है कि अब हम हमेशा अपना काम समय पर किया करेंगे और तुम सबको अच्छे पक्षी बनकर दिखाएंगे। अगर ये सच है तो फिर तो बहुत खुशी की बात है। मैंने भी अपना मन साफ किया तुम्हारे बारे में। मैंने भी गोरी, लेकिन अपने वादे पर पूरा उतरना। रानो, मैंने और कबूतर ने सोचा है कि आज शाम को सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी आज इस ठंड में खिचड़ी खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा था। आप सब हमें भी बताएं, हमें क्या करना होगा? हम भी आपसे पूरा काम कराएंगे। तुम बस पहाड़ों से नमक ले आओ, सब कुछ है हमारे पास। बस थोड़े नमक की जरूरत है और हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। और फिर कालू और गोरी पहाड़ों की तरफ नमक लेने चले जाते हैं और बाकी पक्षी सब सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे चावल, दाल और कुछ मसाले। और फिर वो रानो चिड़िया के घर के बाहर आग जलाते हैं और शुरू करते हैं अपनी खिचड़ी बनाना। और फिर शाम से पहले ही कालू और गोरी भी नमक लेकर लौट आते हैं और खिचड़ी तैयार हो जाती है। आज तो बर्फबारी का और भी मजा आ रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इस खिचड़ी को देखकर। इस ठंड में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? गरम गरम भोजन भी है और हम सब साथ भी हैं। और असल खुशियाँ एक दूसरे के साथ में ही हैं। पक्षियों, मुझसे अपने आप को रोका नहीं जा रहा। प्लीज खिचड़ी खाना शुरू करें क्या? गोरी की ये बात सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।